तो कहाँ है? हाँ। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है पूरा की पूरा, और भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने पूरे पेपर को एनालिसिस करा। पूरे क्वेश्चंस आपके पूरे की पूरे क्वेश्चन इस चैप्टर्स के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग के पूरे क्वेश्चंस एक्सरे के, पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक्सरे के। तो मेक श्योर यार टॉपिक आप स्किप मत करना, एक भी क्वेश्चन इसका स्किप नहीं करना। मेक श्योर कि इसको जल्दी जल्दी अपन कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको फिर प्रूफ करूंगा कि आपको क्यों बहकाया जाता है और आपको चीजों से वो कर दिया जाता है कि आपको फिर फिजिक्स से डर लगता है। और मेरा आज का एम है कि वो जो डर है वो हमेशा के लिए इस पीडीएफ और इस लेक्चर के थ्रू खत्म कर दूं। आप देखोगे इसमें हर एक वो चीज अवेलेबल है जो आपके लिए जरूरी होता है। सबसे भयानक चीज जो आपकी बचेगी वो रहेगी रिवीजन। अल्टीमेट रिवीजन मारो बहुत सारा, और 20 दिन बचे आपके पास, गप 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 जितना हो सके रिवीजन 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 रिवीजन। और बस उसी रिवीजन पे आप टिके रहोगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे फिजिक्स में, अगर रिवीजन सही तरीके से कर लिया तो। सबसे पहला हमारा आता है इंट्रोडक्शन। एक्सरे के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एक्सरे सभी ने सुना होगा, आप हॉस्पिटल में आते हो एक्सरे। वैसे एक्स का मतलब होता है उस समय कोई पर्टिकुलर नाम नहीं मिला इस चीज का, जैसे बाकी सभी चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबके अच्छे अच्छे नाम है, गामा है, अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ठीक है। बट इसका कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं मिला तो उन्होंने एक्स एक्स रख दिया और एक्स रे हो गया उसका नाम। वेरी गुड, क्या गजब की थ्योरी है मेरी। एक्सरे आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे विद्युत चंबकीय विकिरण का एक प्रकार है। ओके सर, किसने डिस्कवर करा सर? विलियम रॉन्टगन ने या फिर विलियम रॉन्टगन ने। दोनों का मतलब नाम तो सेम ही होता है, ठीक है। रेंज क्या होती है सर वेवलेंथ की? सर वेवलेंथ की रेंज होती है सर, या फिर जो आपकी तरंग दैर्ध्य है उसकी वो रेंज या सीमा होती है 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। जहां पे नैनो का मतलब होता है आंख नहीं, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ ओके। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? जैसे हमने इधर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, क्या क्या विशेषता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्योंकि एक्सरे भी एक विद्युत चुंबकीय वो है, क्या नाम से, तरंग है। तो उसके कारण हम, हाँ, हाँ, वो बाबा मैंने जो बताया अगर वो गलत हो जाए ना तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है। कहाँ है ये देखो। क्यों नहीं बताई थी मैंने, ये देखो विजिबल लाइट 4 7 दिख गया क्या आशु? अरे दिखा कि नहीं? जो चीज बताई है वो कुछ भी गलत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखी है विजिबल लाइट का जो दृश्य प्रकाश का जो रहता है ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। दिखा? हर एक चीज है, मैंने बताया ना आपको, हर चीज लिंक्ड भी मिलेगी, काफी अच्छे में मिल जाएगी, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये मैं यहाँ पे खिचड़ी मचा रहा हूँ इसको भी हटा दूंगा तो आपको एकदम क्लियर कट चीजें मिल जाएगी। दूसरा, प्रॉपर्टीज या फिर विशेषताएं क्या होती है एक्सरे की, और सब लोग ध्यान से सुनोगे, एक भी चीज स्किप नहीं करना है आपको। मेरे साथ मात्र 25 मिनट इस चीज पे करना है, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या हमसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे? अगर नहीं बन पा रहे तो सर क्या क्या चीज छूट रही है, हमारा दिमाग क्यों नहीं लग रहा, हर एक बेसिक चीज को देखेंगे। और ये चैप्टर आज आपका ऐसा कंप्लीट होगा कि इसके बाद मात्र आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा बस। क्या है कि स्ट्रेट लाइन में चलती है ऑफ कोर्स। अरे यार मैं आज क्लास में बताना भूल गया तुम लोग को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आशु कल नहीं परसों याद दिलाना। ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तरंग है, तरंग, ठीक है। उसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय है। मतलब अगर मैं उसको किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखूं या फिर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखूं तो वो नहीं मुड़ेगी ना, क्योंकि वो पहले से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर विद्युत चुंबकीय किरण है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कभी भी विद्युत चुंबकीय किरण या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होते या डिफ्लेक्ट नहीं होते। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है सर? इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा हाई है।
इसकी बैठने की शक्ति या भेदने की शक्ति बहुत अधिक होती है। कल ही आपको बताया था इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, तो आवृत्ति किससे डायरेक्ट पावर से प्रोपोर्शनल रहती है। जितनी ज्यादा आपकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी, उतना ज्यादा आपके पास पावर। नेक्स्ट, अफेक्टिंग फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स को ये अफेक्ट करती है। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आपका किसी का एक्सरे हुआ होगा या फिर आपने कभी किसी का एक्सरे होते हुए देखा होगा, या आपने वो जो काले कलर की पन्नी टाइप का आता है आपके पास, शीट आती है एक्सरे की, उसकी वो जो काले कलर की शीट है, तो उसमें देखो मात्र आपकी जो मांसपेशियां या जो आपके मसल्स है वो नहीं दिखते, मात्र आपकी हड्डियां दिखती है। ठीक है, तो हड्डियां इसलिए दिखती है क्योंकि वो जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है, उससे वो ही रे जो है वो वहीं से पास होती है, उसी से टकराती, बाकी जगह से वो निकल जाती है। तो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैस। गैस का आयनीकरण या आयनीकरण ही होगा, आयनीकरण करती है। ठीक है। कैन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सर्टन मटेरियल। फ्लोरोसेंस मतलब लाइट। लाइट जो है पदार्थों में एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, लाइट उत्पन्न करती है। स्पीड कितनी होगी सर, स्पीड तो वही होगी 3 × 10⁸ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्लाइड, याद रखना एक एक चीज। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय रेडिएशन या फिर वेव है, विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर तरंग है। किसने डेवलप करी सर, विलियम रॉन्टजन ने। डेट याद करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मैंने तो कभी डेट याद करी नहीं, इसलिए मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हो ही जाती याद। सर वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्घ्य कितनी होती है सर, 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। ठीक है, लास्ट में चेक करो। हाँ, इंग्लिश और हिंदी में मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है कि एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है। ध्यान से, एक्सरे उच्च ऊर्जा, उच्च आवृत्ति और कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको ये लॉजिक यहां से मिल गया। देखो, ये एक्सरे रही, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ देखो कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो सर एनर्जी भी या फिर ऊर्जा भी ज्यादा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, बनती कैसे है सर, क्योंकि सर मैं मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं आपको एक डायग्राम है, इसका एक पर्टिकुलर डायग्राम है और डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार एनसीईआरटी में एक्सरे का प्रोडक्शन अगर दिया गया होगा तो जाके एक बार रीड करना। वैसे मैंने तो शायद नहीं देखा, नहीं है अवेलेबल एक्सरे का प्रोडक्शन, बट इन केस दिया होगा तो देख लेना। वैसे अवेलेबल नहीं है पूरा एनसीईआरटी में एक्सरे के बारे में, बस एक छोटा सा पैराग्राफ दे के रखा है, उससे ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी अगर हो तो देख लेना। कैसे बनती है सर एक्सरे, तो एक्सरे बनती है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से। किससे बनती है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को जब मैं किसी मेटल के टारगेट या फिर एनोड पे मारू, मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसको बहुत स्पीड से किसी मेटल के टारगेट पे मारा, तो उसके कारण जो रेडिएशन या फिर जो विकिरण या फिर जो वेव निकलेगी, हम उसको एक्सरे बोलते हैं। टारगेट क्या रहेगा, मेटल का रहेगा, इलेक्ट्रॉन। हिंदी वालों के लिए, उच्च गति के इलेक्ट्रॉन धातु के लक्ष्य पर या फिर एनोड से टकराते हैं, तब एक्सरे उत्पन्न होती है। तो एक्सरे इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होती है, पहली चीज। जब मैं उसको किसी मेटल या धातु पे मारूं तो, और स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, स्पीड तो ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, बट इतनी स्पीड पे ही आप कराओगे। ठीक है, तो जो रे निकलेगी या जो तरंग निकलेगी सर, उसको हम बोलेंगे एक्सरे। अब सर यहां पर एक नया चीज आती है, एक्सरे ट्यूब। क्या होता है सर, तो एक्सरे ट्यूब, या अभी आप आगे पढ़ोगे एक्सरे ट्यूब कहाँ पर, ये आएगा आपका एक्सरे ट्यूब, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ एक्सरे ट्यूब। ओके, एक्सरे ट्यूब सर किस किस चीज से बना रहता है, एक कैथोड, एक एनोड और एक हाई वोल्टेज मतलब वोल्टेज का, इसलिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्पीड पे लाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज रखना पड़ेगा, जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा आपका वो आएगा। ओके सर, कैथोड, जहां से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, तो मान लो ये कैथोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैंने एक एनोड रखा। एनोड क्या है सर, कोई मेटल या फिर कोई धातु है। ठीक है, अब
इसके बीच में मैंने बहुत ज्यादा पोटेंशियल रख दिया, पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई रखा, जिसके कारण सर जो इलेक्ट्रॉन इधर साइड भागेंगे ना, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज रहेगी, बहुत ज्यादा तेज। ठीक है। फिर एनोड जनरली मेड ऑफ टंगस्टन, जो मैं एनोड यूज कर रहा हूं या जो मैं मेटल या फिर जो धातु यूज कर रहा हूं, जनरली, जनरली बोला है, कंपलसरी नहीं बोला, जनरली टंगस्टन यूज करता हूं। अगर आपको टंगस्टन नहीं पता होगा तो किसी के घर में जो पीले कलर के बल्ब जलते, अभी अब तो बंद हो गया, अब अपने व्हाइट कलर के एलईडीज आ गए पूरे घर में ऑलमोस्ट। बट पुराने घरों में या फिर गांव में आमतौर पे कांच के वो जो बल्ब होते हैं ना, येलो कलर का जो लाइट देता है, उसमें जो अंदर से वो जो जलता है, उसको वो टंगस्टन से बना होता है। तो अगर किसी को टंगस्टन देखना है तो 10 रुपए का वो बल्ब फोड़ देना, आपको टंगस्टन देखने को मिल जाएगा। फिर वोल्टेज क्यों सर? ये वोल्टेज एक्सीलरेट करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है। उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रॉन की तीव्रता से गतिमान करता है, मतलब बहुत ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ा देता है। ओके सर, हमने क्या पढ़ा? ये सेम चीज हमने यहाँ पे देख ली थी, इलेक्ट्रॉन अपनी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य सेम यहाँ पे देके रखी, पर इस बार आर्मस्ट्रॉन्ग में देके रखी। और आपको जनरली किसी भी, नैनोमीटर इज गुड, नैनोमीटर यूनिट बहुत अच्छी है, बट जनरली एक्सरे का केस आएगा तो एक्सरे के केस में आप कोशिश करना, आपको देखना आगे शायद क्वेश्चन में दिखे भी कि एक्सरे के केस में जो यूनिट आती है वो आंगस्ट्रॉम होती है। अब आंगस्ट्रॉम कितनी होती है सर? एक आंगस्ट्रॉम होती है 10⁻⁻10 मीटर, बस इतना याद रखना। एक्सरे की वेवलेंथ 1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है, काम खत्म। अब इसमें होता है कि जो एक्सरे ट्यूब में जो हम एक्सरे बना रहे हैं, एक्सरे ट्यूब में जो हम एक्सरे बना रहे हैं, उसमें 98% जो एनर्जी या तो ऊर्जा रहती है, वो गर्मी या फिर हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और पूरा 2% छोटा सा हिस्सा जो है वही एक्सरे बन पाता है, बाकी चीज गर्मी में निकल जाती है। तो एकदम छोटा सा पार्ट ही एक्सरे बन पाता है। अगर किसी ने, आपने मोस्ट प्रोबेबली देखी नहीं होगी, पर मैंने एक्सरे का प्रोडक्शन देखा है। जिस चैम्बर में वो बनता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े एसी लगे रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ताकि जो हीट है उसको ऑब्जर्व कर पाए। बाकी जो एक्सरे, इट इज वाई मस्त चीज होती है, एकदम गजब की। ठीक है। इसके लिए मुझे, आपको, तुम लोग खुद ही देख लोगे, अभी नर्स बन जाओ, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेके तुम खुद ही एक्सरे समझ जाओगे। ठीक है। और मेरे हिसाब से जो पीएनएसटी के पेपर में इतने सारे एक्सरे के क्वेश्चन दे के रखे ना, मेरा लॉजिक ही वही, मैंने कल सोच रहा था इतने सारे क्वेश्चन अगर दे के रखे तो मोस्ट लॉजिकली इसका लॉजिक ही आया है कि यार एक्सरे का आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए एक्सरे का टॉपिक ज्यादा इस फोकस करके रखा है। टाइप ऑफ एक्सरे। सर एक्सरे जो होती है दो टाइप की होती है, एक कंटिन्यूस और एक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ध्यान से लिखना, कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक्स। और हिंदी वाले नामों पे मत जाना प्लीज, कोशिश करना कि आप इंग्लिश वाले नाम ही याद करो, क्योंकि हिंदी वाले नाम में आप बहुत तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंटिन्यूस एक्सरे, और ये जो यहाँ पे ब्रैमस्ट्रैलिंग दिया है, इसको आप ध्यान मत देना, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है। कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्ट एक्सरे। ठीक है। कंटिन्यूस एक्सरे क्या कब बनती है सर? प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डी एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, धीमी गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सरे। कैरेक्टरिस्ट एक्सरे क्या होती है? प्रोड्यूस्ड व्हेन इनर शेल of electron are ejected and outer shell electron fall into the lower energy state। जब भीतरी शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और बाहरी इलेक्ट्रॉन उनके स्थान पर आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये है आपका न्यूक्लियस या फिर नाभिक। इसके आजू बाजू क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्ट एक्सरे कैसे बनती है सर? वो ऐसे बनती है कि याले इलेक्ट्रॉन को, ये जो लोअर एनर्जी पे है, ठीक है, मैंने इसको बाहर फेंका, ठीक है, और इसकी प्लेस लेने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऊपर से। तो ये जो ऊपर वाली एनर्जी सेल से नीचे जो एनर्जी सेल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब आपको पता है वो एक एच म्यू एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो एच म्यू एनर्जी रिलीज करेगा वो एक्सरे के फॉर्म में आएगी, वो एक्सरे के फॉर्म में आएगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्ट एक्सरे। तो दो टाइप की होती है। हाँ, अभी आप आगे दो और टाइप पढ़ोगे, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे क्या होती है। हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी या तीव्रता। ध्यान से, फिर से एक कॉन्सेप्ट आ गया, इंटेंसिटी
जो तीव्रता है वो डिपेंड करती है फिलामेंट करंट पे। फिलामेंट करंट कौन सा करंट सर? ध्यान से देखो, ये कैथोड पे लगने वाला करंट, इसी को हमने फिलामेंट बोला था। कैथोड पे जो लगा था उसको, जो आपकी इंटेंसिटी कितनी एक्सरे निकलेगी, कितनी तीव्रता रहेगी उसकी, वो फिलामेंट करंट पे है। दूसरा, पेनिट्रेशन पावर पोटेंशियल डिफरेंस पे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या, हाई वोल्टेज, ये जो वोल्टेज मैंने यूज करा है ना, उस पर डिपेंड करती है। तो जो पैटर्न की शक्ति होती है वो टारगेट और फिलामेंट के बीच में वोल्टेज के अंतर पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज में अंतर या पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, जितनी ज्यादा तीव्रता उतना ज्यादा फिलामेंट में करंट, या जितना ज्यादा फिलामेंट में करंट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। नेक्स्ट, क्या क्या यूज होते हैं सर एक्सरे के? एक तो सर मेडिकल में होता है, आपको पता है। ठीक है, चिकित्सीय उपयोग, अगर आपको हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, अगर आपको चेस्ट देखना है किसी का, चेस्ट में मतलब रिब केज, ये जो अपनी बॉडी होती है ना, ऐसे ढेर सारी हड्डी रहती है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, रिब केज को? आशु, ये रिब केज को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, पसली। पसली, पसली, ओके, वेरी गुड। कुछ ज्यादा इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिया लगता है, मैं पसली भूल गया, वाह यार। ठीक है, फिर डेंटल, अगर दांत वात टूट गया, दांत का परीक्षण करना है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल में वेल्डिंग के लिए, और वेल्डिंग में भी कैसा, आप डायफ्रैक्शन देखोगे, डायफ्रैक्शन करके एक टॉपिक आएगा। तो जब हमने वेल्डिंग करी, और वेल्डिंग करने के बाद क्या होता है कि कभी कभार वेल्डिंग टूट जाती है, तो वो डिफेक्ट को देखने की, क्या वेल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट या दोष आ सकते हैं, उसको देखने के लिए हम सर इंडस्ट्रियल में बैगेज स्कैनर, अगर आप कभी एयरपोर्ट पे, चल एयरपोर्ट पे तो बहुत कम गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि वो एक ऐसा कुछ रहता है, अपन यहाँ पे बैग रखते हैं, फिर बैग वो एक मशीन के थ्रू जाता है, फिर इधर से निकलता है। अगर उसमें कुछ फालतू मेटल वेटल है, ऐसी कुछ बकवास चीज है, तो आपको दिख जाती है इधर आते हुए, फिर टू टू करके साइड साइड। कहाँ पे? हाँ, एग्जाम हॉल में भी चेक होता है, वेरी गुड, हाँ एग्जाम हॉल में भी चेक होता है। कहाँ उसके लिए एयरपोर्ट जाने की जरूरत, जबरदस्ती सर एयरपोर्ट बोल के हमको होशियारी बता रहे हो, है ना? ऐसा तो नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी। अगर आपने कभी मुझे, अगर किसी ने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तो वहां पे बी सी सी, एस सी सी, ऐसे करके कुछ आता है। ठीक है, तो ये उसके काम में भी आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने के लिए और एक्सरे के क्रिस्टोग्राफी के लिए। बट उतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, यूज अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो यूज तो कभी नहीं पूछता है। ठीक है, फिर क्या क्या कारक प्रभाव है सर? कैंसर हो जाता है, त्वचा जल जाती है अगर इंटेंसिटी ज्यादा रहे, तीव्रता ज्यादा रहे तो। हेलो? हेलो, किसी को कोई डाउट? हाँ, जेनेटिक म्यूटेशन होता है, आपके सेल जो है बहुत तीव्रता से ग्रो करने लगेंगे, तो जेनेटिक म्यूटेशन होता है। बाकी फिर कोई टेंशन नहीं है ना, बाकी इसको कुछ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से आपका चैप्टर, हमने एक्सरे के बारे में बेसिक चीजें सीखी, अब हम सीख रहे हैं काम की चीजें, जो आने सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर हमने कल एक चीज देखी थी, जो हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, वेव नेचर या फिर तरंग के द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ, सॉरी, लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, वो डुअल नेचर जो पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। आपको फिलहाल में एक चीज याद रखना है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं उसको ध्यान से अभी फिलहाल में ऑन द स्पॉट सब अपनी कॉपी खोलेंगे, और कॉपी में जो जो मैं फॉर्मूलेज आपको बता रहा हूं वो फॉर्मूले एज इट इज लिख लो। ठीक है, ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी फॉर नाम, स्नेहा के साथ हो क्या? आपके घर में वहां पे लालावाड़ी में, लालावाड़ी में रहता ना? सर मेरे को लग ही रहा था तुम बोलोगी। ठीक है, दोनों एक काम करो, मैं मात्र 2 मिनट, 1 मिनट रुका हूँ, जल्दी जल्दी लेफ्ट करके जल्दी जल्दी वापस आओ। भारती और शिवानी दोनों। क्या इश्यू आ रहा है?
डेटा खत्म हो जाता है डेटा खत्म हो जाता है। वो स्नेहा क्या बोल रही है सर, इसका डेटा खत्म हो जाता है बोलो। वैसे तो कोई टेंशन, अरे वेरी गुड यार लीना। शिवानी डोंट वरी है ना। आप कोशिश करो, नहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ये देखो यहाँ पे टाइमर चल रहा है ना। 20 अभी 20 मिनट का लेक्चर हो गया, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो ये सेम लेक्चर आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप इसको जाना और पूरा देखना, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। ठीक है, भारती और शिवानी दोनों, वैसे तो आप अभी बने रहो क्लास में। अगर इन केस नहीं हो पाता है तो फिर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा। हाँ, अब सब अपनी अपनी कॉपी खोलो, और जो जो फॉर्मूले मैं दे रहा हूँ उसको आप प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करते आना, क्योंकि ये सेम फॉर्मूले अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगी कि क्या है। सबसे पहले सर, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, उसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई वी। लिखो। लिख लिया सबने? यस यस बोलते आना, ठीक है? मैं क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते अपन, है ना। 2 सेकंड, हाँ। लिख लिया सबने? हाँ, ये पहला फॉर्मूला हुआ। वेरी गुड, अगर आपने लिख लिया होगा। अब मैं बस एक नई पीडीएफ खोल रहा हूं ताकि आपको एक चीज और बता दूं कि ये दो चैप्टर कितने अच्छे से रिलेशन में है। हाँ, मैं वैल्यू देख रहा था, वैल्यू सही है क्या? हाँ। आप ये सेम चीज अभी ड्यूअल नेचर में भी पढ़ोगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको इधर लाया था। मैं एक बार इस वैल्यू कंफर्म कर रहा हूँ। ओके, साथ में आप इसके साथ साथ, ये दोनों फॉर्मूले सेम है ना, एक हिंदी, ये इधर हिंदी में लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा है। आप एक नया फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे, lambda is equals to 1.227 नैनोमीटर, और नीचे में रूट ऑफ वोल्टेज। ये फॉर्मूला भी लिखो। लिख लिया? ओके। नेक्स्ट जो आपको फॉर्मूला लिखना है, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन। एक्सरे फोटोन की ऊर्जा, तो वो क्या आती है सर? E इज इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा, ये लिखो। यहाँ पे E आपकी फोटोन की ऊर्जा है या एनर्जी है, H आपका प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू आपकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है, C आपकी लाइट की स्पीड है, गति है, प्रकाश की गति, और लैम्डा आपका जो है वो है आपका तरंग दैर्घ्य। ठीक है, कितना प्यारा नाम रखा, तरंग रख दे तो चुपचाप धैर्य धैर्य धैर्य। ठीक है, लिख लिया सबने? ग्रेट, गुड। अरे यार बताऊं, आशु, रुकना रुकना 2 सेकंड ना। हम्म, 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 मेरे पास काम इतना बढ़ गया है ना कि मैं बहुत सारी चीजें भूल जा रहा हूँ, पता है। हाँ, लैम्डा इजिकल्स टू, ये आपने लिख लिया, गुड। अब आता है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ, और मैं डेफिनेटली एक चीज बोल रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि चीजें कैसे वेरी कर रही है आपके साथ, ठीक है।
तो चीजें वेरी करने का सीन बताता हूँ आपको कि ये ब्रैग्स लॉ जो है ना, ये हमने भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा। और ये जो चीज है ना, ये मुझे इसलिए याद आई क्योंकि जब मैं जे डबल ई की तैयारी कर रहा था ना, तो उस समय ब्रैग्स लॉ मुझे मेरे टीचर ने बोला था कि देवांश ब्रैग्स लॉ अच्छे से पढ़ना तू। तो मैंने ब्रैग्स लॉ उस समय एक्सरे के समय पर पढ़ा था, और दो क्वेश्चन आए थे और दोनों क्वेश्चन ब्रैग्स लॉ पे ही आए थे। और मेरे टीचर बहुत, यानी ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर हैं, बट वो आप लोग आईआईटी जेई की फील्ड में नहीं हो आप, इसलिए आपको नहीं पता होगा। उनके पर्सनल गाइडेंस में मैंने जब फिजिक्स पढ़ी थी ना भाई, मजा आ गया था कि क्या ही तो टीचर, मजा मजा दिला दिया था। पूरे 6 महीने में उन्होंने फिजिक्स के ऐसा विजुअलाइजेशन दिया था। ये ब्रैग्स लॉ उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फिलहाल में ये फॉर्मूला एज इट इज लिखोगे, नाम लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। बट ये जो डायफ्रैक्शन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, डायफ्रैक्शन, और हिंदी वालों के लिए एक्सरे विवर्तन, आप लिखोगे एक्सरे विवर्तन या फिर एक्सरे डायफ्रैक्शन, और फिर लिखोगे एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। जहां पर एन जो है ऑर्डर, ऑर्डर इसकी वैल्यू एन इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसी रहेगी। जो डी है वो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही है, हाँ। ये आपका कोण है, और लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। लिख लिया सबने? ओके। फिर नेक्स्ट आप जो फॉर्मूला लिखोगे वो लिखोगे 1/लैम्डा इज इक्वल टू, ये तो सर हमने पढ़ा है एटम या न्यूक्लियाई में। तो ये वाला फॉर्मूला राइट बर्ग फॉर्मूला एक्सरे के लिए भी एप्लीकेबल है। ये एज इट इज आप लिखोगे, पर यहाँ पे एक नया टर्म जो आ रहा है वो जेड स्क्वायर आ रहा है। आर तो आपको पता है राइट बर्ग कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, ये लिखोगे। और यहां पर ये जो z है, z के नीचे आप लिखोगे एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक, क्रमांक या नंबर जो भी है, नंबर, हाँ, जो भी है, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होगी ना, संख्या वर्ड आएगा, सॉरी। परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर, ये आपका दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हो गया, वेरी गुड। अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉ, इस पे बेस्ड, ये आपको फिर से आपकी बुक में कहीं पे अवेलेबल नहीं है, ये आपका कहीं भी कुछ भी नहीं है, बट सीधे सीधे मैं बता रहा हूं आपको, आपके जो पीएनएसटी के एएनएम में तो मैंने एक्सरे के क्वेश्चन से आप देखे नहीं है, पीएनएसटी में सीधा सीधा इससे क्वेश्चन पूछा है, सीधा सीधा, मतलब आप क्वेश्चन देखोगे कि हाँ सर ये तो डायरेक्ट ही दे के रखा है। ध्यान से देखना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं जो चीज बता रहा हूं वो देखना। क्या लिखा है? द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कौन सी एक्सरे होती है सर? वो एक्सरे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, विशिष्ट, विशिष्ट एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरे उसको विशिष्ट एक्सरे भी बोलते हैं। क्या होती है सर? वो एक्सरे होती है जहां पर मैं ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को नीचे लाता हूं। क्या? बोलो किसको डाउट आया? ओके। हाँ बोलो, क्या हो गया लीना? क्या बता रही थी? बता दिया ना। लीना लीना लीना। हाँ, नहीं तो तुम बताओ, आप तो लीना ही बताओ। सब सुनो, लीना बताएगी। क्या होती है लीना कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे? जल्दी बोलो। नहीं तो अब तुम सबको बताओगी, बताओ। बहुत अच्छी बात है लीना, एक्सप्लेन करो, सबको फिर समझ में आ जाए। गुड, वेरी गुड, अगर तुमने इनिशिएट करा है ना, आई रिस्पेक्ट योर इनिशिएशन। चलो जल्दी बोलो। हम्म, बस तुम यहाँ पे, हाँ बस तुम यहाँ पे एक चीज भूल गई, पता है क्या लीना? जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने बाहर फेंक दिया। आया समझ में? जो बाहर फेंका वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी याद रखना। तो सर
द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। अब सर ये जो ए और ये जो बी दे के रखा है ना, वो आपके काम का नहीं है, पर मौजले का जो लॉ है या फिर मौजले का जो नियम है वो आपके बहुत काम का है। जहां पर वी आपकी सर एक्सरे की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी होगी, जेड आपका एटॉमिक नंबर या फिर सर परमाणु संख्या हो गया, ए जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अनुपात का नियतांक, और जो बी है ये इंपॉर्टेंट, बी जो है इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है सीरीज पे। शील्डिंग कांस्टेंट जो डिपेंड करता है क्या, श्रृंखला पे। अब सर जैसे के सीरीज है तो ये आ जाएगी के अल्फा, के बीटा, के गामा। याद रखना के अल्फा, के बीटा, के गामा। ठीक है। जहां पर अगर के सीरीज है, के श्रृंखला है, तो बी की वैल्यू होती है 1। बी की वैल्यू होती है 1। तो जो फॉर्मूला है ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला सब अपनी, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना, ये सब अपनी अपनी कॉपी में लिखो। पहले जल्दी जल्दी लिखो, 1 सेकंड दिया। और उसके आगे लिखोगे मॉजलेस लॉ या मॉजले का नियम। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। हाँ, अब आपने लिख लिया होगा। जो ये जो के सीरीज है डिवाइड होती है तीन चार सीरीज में, अलग अलग, के है, एल है, एम है, फिर उसके बाद एन भी आती है, बट मुझे उतना नहीं पता है। बट हाँ एक याद रखना, के सीरीज में बी की वैल्यू जो है वो 1 होती है, और एल सीरीज में जो बी की वैल्यू होती है वो सर 7.4 होती है, बस इतना याद रखना। बाकी एक चीज है, रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। मतलब अगर मैंने एटॉमिक नंबर बढ़ाया, जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाऊंगा मेटल की, वैसे वैसे क्या एक्सरे भी फ्रीक्वेंसी बढ़ते आएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ते आने से होगा क्या, पावर बढ़ती जाएगी एक्सरे की। मतलब भारी मेटल एक्सरे उतनी ज्यादा इंटेंस। ठीक है। तो इसका मॉजले ने क्या बताया कि मॉजले ने जो लॉ लाया था उससे हमने जो पीरियोडिक टेबल है उसको पहले अच्छे से अरेंज कर दिया, पहली चीज। और जो आपका आपने 9th 10th में जो बकवास केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसको अकेले व्यक्ति ने पूरी सुधार दी कि भाई वो ट्रायड, ये वो फलाना, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो सब बेवकूफी था। जो आपका पीरियोडिक टेबल बनता है वो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या पर बनता है, ना कि परमाणु के द्रव्यमान पर बनता है। ये दो चीज जो है उसने सुधारने में हेल्प करी, उसका नाम है मॉजले ने। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट। जो ग्राफ बनता है, हमने इक्वेशन मॉजले का लॉ देख लिया। मॉजले का लॉ ये बोलता है कि रूट वी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ओके सर। ग्राफ बनाऊं मैं दोनों के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये बताती है कि जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाता हूं, वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी है या जो आवृत्ति है उसी के रेशियो में बढ़ते जाती है। अब सर ये हमने ये ट्यूब देखा, मैं यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको एक बार, कि जैसे ही मैंने हाई वोल्टेज का यूज करा, हाई वोल्टेज का यूज करा, अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव साइड है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, मेटल टारगेट या एनोड, ये हो गई सर मेरी कैथोड। यहां से इलेक्ट्रॉन भगना चालू करे और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे टकराएंगे उसके कारण यहाँ पे एक्सरे निकलते जाएगी। बस इतना सही आपका एक्सरे का, कि एक्सरे कैसे बनती है वो आपने यहां से देख लिया। अब सर एकदम लास्ट और सिंपल सा टॉपिक, मैंने आपको बोला था एक्सरे के हम दूसरे टाइप भी पढ़ेंगे, मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा था, देखो यहाँ पे लिख के रखा है, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है। अब ये लास्ट है एक्सरे के बारे में, और इसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 15 मिनट में, क्वेश्चन कंप्लीट करके इस टॉपिक को एंड नहीं करेंगे। टॉपिक में और ढेर सारी चीजें बची है, पर मैं उसको फिर ऐसे डील करूंगा कि हाँ अब धीरे धीरे उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, बट जो मेजर चंक ऑफ आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, जिससे आपको, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा इसके बाद, अगर आपने फॉर्मूले ध्यान से लिखे होंगे तो। पहला क्वेश्चन, कठोर एक्सरे वर्सेस कोमल एक्सरे। आय हाय नाम से ही लग रहा है कठोर। ठीक है। हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है। हार्ड एक्सरे में ऑफ कोर्स जहां हार्ड वर्ड है वहां पे सब चीजें
अधिक ही होगी, बस एक चीज छोड़ छोड़ के, वो है आपकी वेवलेंथ। देखो ध्यान से देखो, हार्ड वाले में या जो कठोर एक्सरे उसमें ऊर्जा अधिक है, एनर्जी हाई है, फ्रीक्वेंसी अधिक है, फ्रीक्वेंसी हाई है, पेनिट्रेटिंग पावर या भेदन क्षमता वो भी हाई है। बस एक चीज जो कम है वो है उसकी वेवलेंथ, वो है 0.1 आंगस्ट्रॉम से लेके 1 आंगस्ट्रॉम तक। और जो सॉफ्ट एक्सरे है उसमें 1 आंगस्ट्रॉम से लेके 100 आंगस्ट्रॉम तक है। बस एक चीज जो अंतर थी। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि एनर्जी है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है और पेनिट्रेटिंग पावर। ओके। प्रोडक्शन, सर प्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाय यूजिंग हाइयर, देखो फिर से, हाइयर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, उच्च वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर। सॉफ्ट का क्या है सर? सॉफ्ट का केस या फिर कोमल का केस क्या है? कोमल। ओके। लोअर या फिर निम्न वोल्टेज पर। ओके सर। यूज कहां पे होता है सर? इसका सीटी स्कैन या रेडियोथेरेपी में होता है। इसका बायोलॉजिकल या सॉफ्ट टिश्यू को इमेजिनिंग में होता है। सीटी स्कैन या रेडियोथेरेपी या फिर जैविक या कोमल उत्तक चित्रण में। टिश्यू को उत्तक बोलते हैं, मुझे आज पता लगा। ठीक है, उत्तक चित्रण में। समरी क्या है सर? हार्ड एक्सरे में सर एनर्जी हाई होती है, पेनिट्रेशन हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, बट वेवलेंथ क्या होती है सर? कम होती है। सॉफ्ट एक्सरे में सर एनर्जी कम होती है, पेनिट्रेशन पावर कम होती है, बट सर वेवलेंथ कैसी होती है? बड़ी होती है या फिर अधिक होती है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आता है पहला क्वेश्चन आपका, और ध्यान से देखना। अब आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके सामने, और ये पीएनएसटी 2024 के पूरे क्वेश्चंस, मतलब पहली शिफ्ट से लेके आखिरी शिफ्ट तक के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। और ये मैं खुद पहली बार आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखूं और फिर आपके सामने लाऊं। तो मेक श्योर कि आपके सामने मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि हाँ, क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं वो बन रहा है कि नहीं बन रहे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरे क्या है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं, एक्सरे तो सर एक रेडिएशन है या फिर विकिरण है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है सर। तो सर ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल? नहीं सर, रेडिएशन है। रेडिएशन ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, हटाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये हमने पहला ही पढ़ा था, एकदम पहला एक्सरे में जस्ट नीचे आप ध्यान से देखोगे, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये हो गया आपका पीएनएसटी का पहला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यहां पे पूछा है गलत है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरे जनरेटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब, एक्सरे किरण नली या एक्सरे ट्यूब से एक्सरे जनरेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है बताना है। ओके सर। वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, विशिष्ट एक्सरे की तरंग दैर्घ्य डिक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के टारगेट पर। अब हमने सर एक चीज पढ़ी है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा और ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, और ये देखो जस्ट पहले ही पेज पे लिखी है। कहाँ लिख गया? नहीं, पहले नहीं, दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे। ओके। एक्सरे की तीव्रता जो है फिलामेंट करंट पे डिपेंड कर रही है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे जो है वो डिपेंड करती है फिलामेंट करंट पे। पेनिट्रेशन या फिर भेदन क्षमता या फिर पैटर्न की शक्ति जो है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल करंट पे। अब ध्यान से, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक्सरे ट्यूब दे के रखा है। एक्सरे ट्यूब क्या होता है सर? एक कैथोड रे होगी, एक कैथोड, एक एनोड। एनोड जो है सर मेटल या धातु से बनता है, और सर मैंने दोनों के बीच में दे दिया बहुत हाई वोल्टेज। अब चलो चेक करते जाओ। कट ऑफ कहां सा, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिक्रीज व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट इंक्रीज। गुणधर्म एक्सरे की तरंग दैर्घ्य कम होती है जब लक्ष्य की परमाणु संख्या बढ़ती है। ओके सर, पॉसिबल तो है, बट सर एक चीज बताओ, क्या हमने ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा है क्या? नहीं, हमने तो वोल्टेज देखा है, मेटल का टारगेट देखा है, और कुछ तो देखा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया गलत। कट ऑफ वेवलेंथ, सर पूरे चैप्टर में मैंने कहीं पे भी कट ऑफ वेवलेंथ या फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। कंटिन्यूस एक्सरे की कट ऑफ तरंग दैर्घ्य
एक्सरे ट्यूब्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करती है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे चैप्टर में, हटाओ। इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर गिवन बाय, नहीं सर हाँ बोलो। नहीं नहीं, अरे हाँ मैं कर क्या रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, हट यार। पर कट ऑफ तो फिर भी अपन ने कहीं नहीं पढ़ा, एक बार चेक कर लूँ क्या? थैंक यू है ना लीना, वेरी गुड। इसमें मुझे देखना पड़ेगा ध्यान से, लेट मी चेक है ना, ताकि मैं गलत था ना। हाँ, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपने जो फॉर्मूले लिख के रखे ना, फॉर्मूले की यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी, यहाँ से फॉर्मूले से ही तो होगा, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना ना, पहला अब हम उठाते हैं मॉजले का फॉर्मूला। ओके, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज लिखाई थी, सी इज इक्वल टू लेमडा म्यू। मतलब ये हुआ कि सर सी अपॉन म्यू इज इक्वल टू लेमडा, ये हो गया। तो यहां पर सर मुझे म्यू की वैल्यू ये जो म्यू है उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं, इससे कर दूंगा, किससे कर दूंगा, सी अपॉन म्यू। यहां पे आ जाएगा लेमडा, ये आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा सर ए, तो सर ए की वैल्यू नॉर्मली 1 रहती है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। पर मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया था, जो आपका व्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जेड से। मतलब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे या जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब म्यू जो होता है सर वो होता है सी अपॉन लेमडा जेड। मतलब जैसी जैसी मैं वेवलेंथ को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, यहाँ पे कम करूंगा लिखा है, जैसी जैसी मैं वेवलेंथ को कम करूंगा तो उस हिसाब से सर एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका सही है। ओके, मैंने ध्यान से देखा नहीं था। ओके, पहला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान से, ये हुआ सर मॉजले लॉ से, मॉजले के नियम से हमने इसको सॉल्व करके देखा। दूसरा, सही वाले देखना है ना, पूरे सही वाले। वैसे आपने कट ऑफ वेवलेंथ पढ़ी नहीं है, पर आपने अगर कट ऑफ वेवलेंथ नहीं पढ़ी बट उसके ऑल्टरनेटिव आपने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला जो यूज करा, मिनिमम वेवलेंथ। देखो सबने एच सी ई अपॉन वी लिखा है, ठीक है, आपकी कॉपी में आपने लिखा होगा मिनिमम वेवलेंथ। ओके, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्सरे ट्यूब, ऊर्जा पे डिपेंड करती है। अगेन नेक्स्ट आपने देखा होगा प्रॉपर्टी, ऊर्जा पे डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज यहां पे और आओ पीछे, कहां गया, ये देखो, जो आपकी कट ऑफ वेवलेंथ है लैम्डा, वो ऊर्जा पे डिपेंड, ई पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आधा स्टेटमेंट भी सही हो गया। भले आपके यहाँ पे कट ऑफ वर्ड नहीं पढ़ा होगा पर इसको वेवलेंथ ही पढ़ना, कट ऑफ मत पढ़ना ना, ये भी आपका सही होगा। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द एक्सरे ट्यूब। इलेक्ट्रिकल पावर, अब जो सर इलेक्ट्रिकल पावर है मैंने आपको डायरेक्टली तो नहीं बताया यहाँ पे, इस वाले डायग्राम में देखोगे हाई वोल्टेज। वोल्टेज मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा आपका पावर होता है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, ठीक है। बट उससे अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूं जो आपको यहाँ पे मैंने लिखी होगी, तो इनकेस ये, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पावर, मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ओके सर, लास्ट आता है क्या सर, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है पावर पे, तो सर ये भी हो गया हमारा सही। अब लास्ट आता है, फिर से कट ऑफ वेवलेंथ वर्ड यूज करा, तो हम कट ऑफ, जब भी आप कट ऑफ सुनोगे एग्जाम में भी तो उसको काट देना। आता है वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे डिपेंड अपॉन एटॉमिक टारगेट ऑफ नंबर। अब सर एक बात बताओ, जब हम कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पढ़ रहे थे तो यहां पर एक चीज पढ़ी थी कि क्या वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे बस इतना लिखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पीड मैंने कम करी। पर सर हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए यहाँ पे देखो एक चीज पढ़ी है कि जब कैरेक्टरिस्टिक या विशिष्ट एक्सरे की बात होती है तो वहां पर ही हम एटॉमिक नंबर का डील कर रहे हैं। मॉजले का नियम, अगेन देखो मॉजले का लॉ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है उसमें ही हम सर एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, और यहां पर उसने ऑप्शन में देखो मात्र एक छोटा सा वर्ड लिखा है, कंटिन्यूअस एक्सरे, जो कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती है,
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड करती है, या विशिष्ट या फिर गुण धर्म, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, कंटिन्यूसली वर्ड यूज करा है इन्होंने भी। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि कंटिन्यूस एक्सरे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया गलत। और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल आपको लगे होंगे, मैं भी 2 मिनट के लिए कंफ्यूजन में आ गया था, वो तो लीना का थैंक है। बट देखो, लॉजिकली सॉल्व हो गया क्वेश्चन, अब जितना आपने वहां पे नोट्स में लिखा है उसके बेसिस पे ही सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे देखा है मिनिमम वेवलेंथ। ओके सर, मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला बोलो लीना। ओ लीना, मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला बोलो। बोलो, आशु बोलो, मिनिमम वेवलेंथ का या न्यूनतम लैम्डा। हाँ, एच, एच क्या? हाँ, अपॉन ईवी, वेरी गुड। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखना। ये हमारा एक फॉर्मूला है, मैंने जस्ट इसके बाद दूसरा फॉर्मूला भी लिखाया था, 1.227 नैनोमीटर अपॉन रूट ऑफ वी। दो फॉर्मूले मैंने लिखाए थे आपको। अब ध्यान से आप देखोगे, यहां पे मुझे वेवलेंथ दे के रखी है, वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य दे के रखी है। ओके, अब मुझे सर पोटेंशियल वोल्टेज निकालना है, मुझे वोल्टेज निकालना है, वी निकालना है। मैं कोई भी एक फॉर्मूला यूज करूंगा, वैल्यू तो मेरी सेम ही आना है, ये मुझे पता है। तो सर ट्राई करके देखा, 0.4125 आंगस्ट्रॉम इजिकल्स टू 1.227 रूट वी। रूट वी को ले गया सर मैंने उधर, तो सर 1.227 इंटू अपना 0.4125, ठीक है। जो भी आप वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 बार में जा रही है क्या? 1 पॉइंट, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल में ना, 1 पॉइंट, आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है ना, मैं आंसर जल्दी ला रहा हूँ बस उतना है। ऑलमोस्ट 3 बार में जाएगी, हाँ ऑलमोस्ट सर ये चले आ रही है 3 बार में, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, ये तो सर हमारा रूट में आंसर आ रहा है। रूट में जो आंसर आता है ना, रिमेंबर एक चीज याद रखना, एक्सीलरेटिंग जो वोल्टेज है हमने नियरेस्ट पॉसिबल आंसर ला के रखा है आपके पास। बट एक चीज याद रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है, जो रूट वाला फॉर्मूला है, वो जनरली हम किसके केस में करेंगे यूज, हम यूज करेंगे सर मॉजले का अगर कोई नियम होगा तो, ठीक है। वहां पे जो है अगर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करने का बोला है, फ्रीक्वेंसी देके रखी रहेगी तब आएगा। अब आता है सर ये वाला फॉर्मूला, इससे हम कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ सर, इसी का यूज करना है इस वाले केस में, इसलिए मैंने वो दोनों फॉर्मूला आजू बाजू लिख के दे के रखे थे आपको। लेमडा आपको दे के रखा है 0.4125 आंगस्ट्रॉम। ओके, दिव्यानी, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बोलो। 4, वेरी गुड। सृष्टि डांगे, सृष्टि, ओके। स्वाति अमृते, स्वाति, सो जाते हो क्या? सृष्टि भी सो गई है। और हिमांशी पवार, माइक ओपन करो। ओके, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं वो बताओ बेटा। वेरी गुड। वोल्टेज वी निकालना है हमें। शिवानी, नहीं है। प्रज्ञा पवार, अगेन नहीं है। आशु, तुम ही बची हो फिलहाल। 3 × 10⁻⁸ एट हो गया है ना। ओके सर, अब सर ये जो 10 10 10 और ये पे यहाँ पे आंगस्ट्रॉम की वैल्यू भी दे के रखी है सर, 10⁻⁻10।
मुझे इन सब से इनको कैलकुलेट मैं कभी नहीं करूंगा, ये मेरा समय बर्बाद करेंगे, याद रखना हमेशा, ये मेरा समय ही बर्बाद करेंगे, तो मैं इनको तो फेंक दूंगा बाहर में, जैसे ही मैंने देखा ना मैं इनको फेंक दूंगा। अब v को ले गया मैंने ऊपर, तो v इज इक्वल टू ये लिखा 6.6 इंटू 3 लिखा, यहाँ पे सर 1.6 लिखा और यहाँ पे सर 0.4125 लिख दिया। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा सर, तो मेरा कुछ रैंडम आंसर आएगा, 6.6 इंटू 3 जो है वो ऑलमोस्ट आता है 19.8 के आसपास। नेक्स्ट 1.6 इंटू 0. क्या 4125, ये आता है सर 0.66 के आसपास। और जब सर मैं इसको डिवाइड करूं 9.18 डिवाइडेड बाय 0.66, तो ये आता है सर v इजिकल टू 30, जो कि आ गया आपका करेक्ट आंसर ए। ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, वैल्यू याद करो, आपका आंसर आपको लैम्डा दे के रखा है, आपको v की वैल्यू निकालना है, करेक्ट आंसर आपके कदमों में। रिमेंबर, देखो यहाँ पे सब में यूनिट केवी 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 दे के रखिए, तो ये जो ये 10 है ना, ये 10 10 10 और ये वाला 10 मैं इसका यूज ही नहीं करूंगा, सीधे सिंपल कैलकुलेट करूंगा, मेरा आंसर मेरे कदमों में। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो सर एक बार ट्राई करके देखेगा, 6 इंटू 3 ये आना चाहिए ऑलमोस्ट, तो ये हो गया सर 18, एक ऊपर गया, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये आ गया आंसर 19.8। रिमेंबर दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे? ओके सर, हमने एक चीज देखी रखी, जब से मैं एक्सरे 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 पढ़ रहा हूं, तो मैंने एक चीज पढ़ के रखी है सर, कि वेलोसिटी का मैंने कहीं यूज नहीं करा एक्सरे में, इंटेंसिटी का, सॉफ्ट में इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्ड नहीं यूज करा है मैंने, पोलराइजेशन यूज नहीं करा मैंने, फ्रीक्वेंसी का यूज करा है। ध्यान से चलो, ये देखो, मैंने एनर्जी का यूज करा, इसलिए मैंने बोला था टर्म्स याद रखना, मैंने एनर्जी का यूज करा, वेवलेंथ का यूज करा, फ्रीक्वेंसी का यूज करा और पेनिट्रेटिंग पावर का यूज करा। ठीक है, बट मैंने कहीं पर भी, आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी, इंटेंसिटी या फिर पोलराइजेशन, वेग, तीव्रता या फिर ध्रुवता का मैंने कहीं यूज नहीं करा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया सही। नेक्स्ट आता है फिर, अकॉर्डिंग टू मॉजलेज लॉ ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर जेड, किस चीज पे डिपेंड करता है, एलिमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? ओके सर, ध्यान से आप देखोगे, हमने जो लॉ देखा है किसका, मॉजले का, क्या था, रूट वी इजिकल्स टू ए जेड माइनस बी। ओके, अब यहां पर ये पूछ रहा है कि जैसे आपने रूट वी देखा, एक जगह रूट वी, कितने ऑप्शन में रूट वी है उस पर ध्यान दो, तो आप देखोगे यहाँ पे रूट वी है, यहाँ पे रूट वी है, यहाँ पे रूट वी, ऑप्शन नंबर सी तो आपका वैसे गया। ओके, दूसरा चीज, रूट वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड से, जेड एटॉमिक नंबर से, जेड से, हमने ये भी पढ़ के रखा था, तो हमने ये चीज पढ़ के रखी थी, तो सर यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे डिवाइड में देके रखा है, ऑप्शन नंबर, अरे थैंक यू, अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, हाँ मेरे मामा भी यार, मामा ही है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे तो सर डिवाइड में देके रखा है, फिर से एक ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा सर, हमने एक चीज देखी, जेड स्क्वायर तो पॉसिबल ही नहीं है, जब तक मैं इसका वी इजिकल दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो जाके सर जेड स्क्वायर आ रहा, फिर वी नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया। ये ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे रूट अवेलेबल है और जेड के ऊपर कोई चीज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया मॉजले के लॉ से। के क्या है क्या नहीं है उससे मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट मेरा आंसर मॉजले का रूल यूज करा, और यही चीज मैं आपको बता रहा था कि आपकी एनसीईआरटी में वो चीज अवेलेबल नहीं है, आपकी जो क्लासेस आप देख रहे थे उसमें, यानी जो क्लासेस में आप पढ़ रहे थे उसमें भी वो चीज अवेलेबल नहीं है। आप मात्र मात्र ये एक पीडीएफ का अगर तरीके से रिवीजन कर लेते हो तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही बनते, कंफर्म है, गारंटीड। तो मेक श्योर आप ध्यान से करोगे, और ये सब चीजें कुछ डरने वाली नहीं है, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन करा है। इन केस कोई डाउट रहेगा, डायरेक्ट आके मेरे से क्लास में बिना शर्माए पूछना कि सर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, पूछना है ना, घबराना मत, जितने भी दिन साथ में हो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना बस। अब सर क्या आया, इन एक्सरे एक्सपेरिमेंट के अल्फा और के बीटा डिनोट्स, अब आधे बच्चे के अल्फा और के बीटा देख के ही डर जाएंगे, एक्सरे किरणों के प्रयोग में के अल्फा के बीटा प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं सर, ध्यान से देखो जाके, ये देखो,
के अल्फा, के बीटा, के गामा, आपके इसमें मैंने लिखा है, ये देखो। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे, कैरेक्टरिस्टिक बता रहे कि कैसे टाइप की वेव बन रही, के सीरीज में कैसे टाइप की वेव बन रही। चलो चेक करके देखेगा। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। कैरेक्टरिस्टिक वेव्स में के अल्फा, के बीटा, के गामा का यूज करा था मैंने। अल्फा बीटा एमिशन होगा नहीं, लगाता है कंटिन्यूस, तो हमने पढ़ी ही नहीं है के अल्फा के बीटा में। ये हो गया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। बढ़ो आगे। जब मैं एक्सरे को इंसिडेंट कराऊं किसी मेटल पे, एक्सरे किरणें जब किसी धातु पर पड़ती है तो क्या होता है? क्या सर, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल पे मारा, ठीक है, मैंने एक बॉल को, अपन गदगदैया खेलते हैं, वो गदगदैया जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बहुत स्पीड से उस इलेक्ट्रॉन को आशु पे मारा, तो आशु पे उस इलेक्ट्रॉन का फोर्स या उस बॉल का फोर्स लगेगा क्या? हाँ सर लगेगा, जहां जहां फोर्स लग रहा है देख लो। ओके सर, उस बॉल का फोर्स लगेगा। क्या सर वो उस बॉल की जो एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो भी क्या आशु को इफेक्ट करेगी क्या सर? हाँ सर, एनर्जी इफेक्ट करेगी। ये हो गया आपका एनर्जी। क्या सर वो बॉल आशु पर प्रेशर भी डालेगी क्या? हाँ सर, प्रेशर भी डालेगी। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब अगेन, एक्सरे ट्यूब का पोटेंशियल या फिर वोल्टेज दे के रखा, आपको मिनिमम वेवलेंथ निकालना है। क्या है मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला? अगेन मैं पूछ रहा हूं, अपना अपना माइक जल्दी ओपन करना। दिव्या हार्ले। अरे यार, इनके माइक ही नहीं खुलते हैं समय पर। मुस्कान यादव। हाँ, दूसरा फॉर्मूला बताओ, मैंने आपको वाला फॉर्मूला भी मना करा है, दूसरा फॉर्मूला बताओ। ओके, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन ईवी। चलो चेक करें क्या। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई और बड़ा वी। वोल्टेज सर मेरे को 50 दे के रखा है। ओके सर, वोल्टेज मेरे को 50 दे के रखा है। नेक्स्ट देखो सर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 होता है। देखो मैं 10 की वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैंने पूरे इसमें 10 की वैल्यू, समय खाती है 10 की वैल्यू मेरा। मैं तो कुछ भी बोलो आप। एक्सरे के देखो, मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया, एक्सरे को मैं एंगस्ट्रॉम में मेजर करता हूँ। मेरा आंसर आना चाहिए सर, और कैसे भी आए। 6.6 सर इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू सर 3 हो गई। ओके, काटो। कुछ कट रहा है क्या? तो सर ऊपर नीचे तो कुछ, इसको काट दो तो सर ये चल जाएगा कितने, 3.3 बार में चल जाएगा ये सर, 0.8 टाइम्स चल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो सर 9.9 आएगा। इसको सर मल्टीप्लाई करा तो ये जीरो से चल जाएगा, 8 पंचे सर 40 हो जाएगा। नीचे 40 हो गया तो 4 आएगा, तो 9.9 डिवाइडेड बाय 4 कर दो। तो क्या सर अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में आ रहा है? 9.9 जो है वो 100 के आसपास है या 10 के आसपास है? 10 के आसपास मान लो, डिवाइडेड बाय 4, 2.5। 2.5 ए के ऑप्शन में है, सी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो सर चेक करके देखो। कैलकुलेटर लिया, ठीक है, ये सर 6.6, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 6.6 इंटू 3, ये सर आया इतना, डिवाइडेड बाय 1.6, डिवाइडेड बाय कितना, 50 दे के रखा था क्या? ये आ गया सर 0.245, जो कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है किसकी? सी की। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वेव। एक्स किरणें जो उत्पन्न होती है उनका निम्नतम तरंग दैर्ध्य त्वरित इलेक्ट्रॉन से विभाजन। अरे सर अब भी पढ़ा, निम्न इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। अब भी 1000 बार, अपन ने 2 बार तो फॉर्मूला यूज ही कर लिया है। अरे हाँ या नहीं बोलो। बना क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होता है? अरे सर कल ही हमने डी ब्रॉगली लैम्डा तरंग वाले फोटोन की, अरे कल सर हमने डी ब्रॉगली की इक्वेशन पढ़ी थी कि नहीं? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच म्यू अपॉन, या पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कल? अरे हाँ या नहीं बोलो। मोमेंटम निकालना है क्या? तो सर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी निकालना है क्या? तो पी इज इक्वल टू सर एच अपॉन लैम्डा। क्या आ गया क्या आंसर? ए। बताओ, क्या क्या दिमाग लग रहा है क्वेश्चन?
अरे यही तो चाहिए फिजिक्स तुमको। डेसिमल, अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करो, 1110, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। Sir, I हाँ, will singing and song. यस सर, यू कैन सिंग द सॉन्ग बट जस्ट गिव मी 2 more minutes, Okay, okay, okay. है ना? Close the door. हाँ यस सर, यू कैन क्लोज द डोर। मल्टीप्लाई कर दो तो सर ये तो जीरो हो गई, 2 की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई करा तो 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये 8 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 16। ऐड करके देखो, यही यही कर रहा हूँ क्या? अरे यहाँ पे सॉरी, मिस्टेक कर दी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 होगा, सॉरी। ये तो सर हो गया कितना, ये हो गया सर 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया सर कितना, 8। ऐड करके देख लो। 8 और 4 12, 12 + 2 14। ऑप्शन नंबर डी। अब बोलो, नहीं बन रहे क्वेश्चन? द एनर्जी ऑफ एन ऑर्डर बोल रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किसकी एनर्जी होती है ये बताना है। ओके सर, अगर मेरे को नहीं पता है कि ये किसकी अब सर मेरे को तो वोल्ट में देके रखा है, वही सर, लेमडा इजिकल्स टू एच सी अपॉन ईवी। वी को इधर ले गया तो सर, सॉरी मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना ना, तो ये 6.6 इंटू 3, 1.6 इंटू कितना देखे सर, 15 देके रखा है, तो ये तो 5 बार में कट गया। ये आ गया सर कितने बार में, 0.6 अपॉन, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 बार में। ठीक है, डिवाइड करो। 0.6 डिवाइडेड बाय 8, 0.075 आंगस्ट्रॉम, सॉरी नैनोमीटर आंसर आएगा। यहाँ पे नैनोमीटर में आंसर आएगा, याद रखना, ठीक है। अब सर मेरे को वो करना है, तो सर 0.75 आंगस्ट्रॉम, 0.1 से लेके 0. वो 100 आंगस्ट्रॉम तक किसकी वैल्यू आती है, ये देखो, ये आ गया। एक्सरे इज द करेक्ट आंसर। एक्सरे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, अरे बाप रे बाप, एक्सरे बीम विचलित हो सकती है क्या सर? नहीं हो सकती, अब भी हमने पढ़ा था, वो तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब उसमें पहले से ही विद्युत और चुंबक है, पहले से इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक है, तो क्या वो डिफ्लेक्ट होगी क्या? तो सर ना तो विद्युत क्षेत्र से ना ही चुंबकीय क्षेत्र से, क्योंकि इसमें आवेश नहीं होता, कोई चार्ज ही नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने एक फॉर्मूला साइन थीटा वाला लिखाया था, बोलो कोई एक। एन लैम्डा इजिकल्स टू 2D साइन थीटा। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ अ सर्कुलर अपर्चर कंसिस्ट ऑफ कंसिस्टेटिंग इन फर्स्ट डार्क, एन की वैल्यू क्या देके रखी, फर्स्ट बोल के रखी। एक वृत्त आकार ऑपरेशन के विवर्तन पैटर्न में एक केंद्रीय उज्ज्वल डिस्क के साथ संकेंद्रित वलय पहली डार्क रिंग में बताई गई है। ओके सर, पहली में बता के रखी तो एन की वैल्यू तो 1 होगी, तो लैम्डा इजिकल्स टू 2D साइन थीटा। हाँ या नहीं बोलो, अरे हाँ या नहीं बोलो। तो साइन थीटा क्या हो, लैम्डा इजिकल्स टू 2D साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। हाँ या नहीं? ऊपर लैम्डा अकेला है, पर यहाँ पे सर एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे के रखी है। अरे हाँ या नहीं बोलो, अरे दे के रखी है कि नहीं? रिमेंबर वन थिंग, ये जो है ये डायफ्रेक्शन का नियम है। किसका नियम है? डायफ्रेक्शन का। अब यहाँ पर एक चीज बोलो, जब भी हमने अभी एक फॉर्मूला यूज करा था, दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? लैम्डा 1.22, कितने ऑप्शन में 1.22 है, बोलो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डायफ्रेक्शन पैटर्न पहले डिस्क में ही आता है। इसके और ज्यादा हम डिटेल, हाँ अभी मैं वही लिख ही रहा हूं ना, बस आप डोंट वरी, है ना। आप जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, तरंग प्रकाशिकी,
प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी पढ़ोगे तो ये चीज को आप और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, और ज्यादा डिटेल में जाओगे। क्या लिखा है? द मेटल ब्लॉक इज एक्सपोज टू अ बीम ऑफ डिफरेंट एक्सरे का है, तो वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, वो बताना है कितने करंट पे करेगी। ओके सर, अगेन सर, लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई वी। सर ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ जो बोलता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि पापा, मम्मी, अरे मम थोड़ा बस 5 मिनट। अरे एक्चुअली यहाँ पे गाना गाने लग गया यार। चलो, बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर कल करेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ बोलता है सर V इज इक्वल टू आई आर, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो सर एच सी ई अपॉन आई लिख दूं क्या सर मैं यहाँ पे? हाँ लिख दो। इससे हमको क्या पता लगा? लैम्डा इज ऐसा कुछ होगा, मतलब जितना कम करंट, याद रखना, जितना कम करंट उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। हाँ या नहीं बोलो? जितना ज्यादा कम करंट उतनी ज्यादा वेवलेंथ। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सी जो वेवलेंथ, अब ठीक है, आप बस इसके बाद कर ही ले, हो ही गई, ऑलमोस्ट कंप्लीट करो, बाकी क्वेश्चंस कर दूंगा। ओके, हाँ, जितना ज्यादा कम करंट उतनी ज्यादा, यहाँ पे वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा मोस्ट पूछी है, पेनिट्रेट करेगी, ये आ गई सर। सबसे ज्यादा कम करंट किसमें? 2 एम्पियर, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ आएगी यहाँ पे, ये आपका आंसर आ गया 2। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन हमने पढ़ा ही नहीं। एक्सरे आर प्रोड्यूस ड्यू टू, एक्सरे क्यों, एक्सरे किरण उत्पन्न होने का कारण क्या है? एनर्जी लेवल में चेंज। ये लिया, इसको फेंका बाहर, इधर से इधर आया, एच न्यू, एनर्जी में चेंज हो रही है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मैं बस हो गया, खत्म। आवाज आ रही होगी तो कम कर। अरे नहीं मामा, हो गया ना। आप तो गाओ मस्त, एक नंबर गाओ, आपको टेंशन। हाँ, हाँ बोलो। हाँ वो तो मैं ऐसे, पर समझ में आया लेक्चर? और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका अभी तक का। तीन तीन, अगर एक क्वेश्चन भी फंस गया ना, वो एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, याद रखना मेरी बात, डायरेक्ट सिलेक्शन दे के जाएगा वो। तो रिमेंबर वन थिंग, वर्क हार्ड, रिवाइज करो। और बाकी कल केमिस्ट्री का भी लेक्चर चालू हो रहा है, और यार जो लेक्चर